सफ़ीना की खाला के बेटे राशिद ने उसे बहुत ही रोमांटिक फ़िल्म दिखाई थी जो कि उसको बहुत पसंद आई थी। और सबसे कॉर्नर वाली सीट पर दोनों बैठे थे और एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर फ़िल्म का आनंद ले रहे थे। रोमांटिक सीन पर दोनों के दिल में आग सी लग रही थी। अचानक ही राशिद उसके गाल पर हाथ फेरने लगा, जो कि सफ़ीना को बुरा नहीं लगा। वह भी उसके हाथों को सहला रही थी। धीरे धीरे वह उसके होठों को छूने लगा। सफ़ीना भी मुस्कुरा रही थी। धीरे से उसके गर्दन को अपनी बाहों में लेकर रोमांटिक सीन पर उसे पकड़कर चूमने लगता। सफ़ीना का दिल भी बहुत तेज़ धड़क रहा था। वह चाह कर भी उसको दूर नहीं कर सकी थी और उसे अपने होठों से हटाया भी नहीं। वो काफ़ी देर तक उसके होठों को अपने होठों से मसलता रहा। उसके बाद वह उससे दूर हुआ। फिर बार बार पूरे रोमांटिक सीन पर वह उसके साथ इसी तरह का सीन करता रहा। रास्ते में आते समय वह एक दूसरे से काफ़ी चिपक कर बैठे थे। राशिद ने कहा कि रात को तुम मेरे फ्लैट में चलो और सुबह तुम अपने घर चली जाना, किसी को भी कुछ खबर ना होगी। सफ़ीना भी मान गई थी और राशिद के फ्लैट में चली गई थी। पर वहाँ राशिद का दोस्त भी रहता था। उस रात वह अपने दोस्त के साथ मिलकर सफ़ीना के साथ कितनी बार, सफ़ीना का दिल न जाने उसके अपनों ने कितनी बार तोड़ा था। अब जोड़ जोड़ कर वह थक गई थी। पहले उसके मौसी के लड़के अरमान ने उसके दिल के साथ इतना खेला कि वह उसके इश्क में इस तरह खो गई थी कि सफ़ीना ने एक दिन अपना खूबसूरत कंवारापन अरमान के नाम लिख दिया था। उस दिन वह अपने जिस्म को सारे पर्दों से आज़ाद करती उसे सब कुछ सौंप चुकी थी। इसी वजह से अब वो दिल को छोड़कर दिमाग से मोहब्बत करती थी। अब सफ़ीना की उम्र 40 साल हो गई थी, लेकिन उसकी माँ उसे कहती तुम शादी कर लो, तो वह शादी के नाम से ही चिढ़ जाती थी। यहीं पर रहकर जॉब कर रही थी, जबकि उसने अपने सभी भाई बहन की शादी कर दिए थे। उससे छोटी 2 बहनों की भी शादी हो गई थी, उनके बच्चे भी हो चुके थे। लेकिन सफ़ीना अपने पति और प्रेमी से धोखा खाने के बाद वह शादी के नाम से ही बहुत दूर भागती थी। सफ़ीना की मोहब्बत कोई मोहब्बत नहीं थी। सफ़ीना को मोहब्बत के बदले मोहब्बत चाहिए थी। मोहब्बत का सही अर्थ खोना ही होता है, लेकिन सफ़ीना के लिए उसकी मोहब्बत सिर्फ पाना था, खोना नहीं। उसका कहना था कि उसका पति घर जमाई बन जाए, लेकिन उसके पति ने मना किया तो उसने अरमान से डिवोर्स ले ली थी। दूसरी बार मोहब्बत हुई थी, वो बदले की आग में की गई थी। ये मोहब्बत नहीं, मोहब्बत का सौदा था और इसी शर्त ने उसे इस उम्र में पहुंचा दिया था। लेकिन उसने शादी नहीं की। लेकिन अब 40 की उम्र में आकर उसे फिर से मोहब्बत हुई। ये मोहब्बत शादी तक पहुंच गई और आखिरकार उसने ये शादी कर ली। पर अब इस शादी की क्या ज़रूरत थी? जब आधी ज़िंदगी उसने बिना शादी के बिता दी, तो अभी शादी क्यों करनी थी? इस उम्र में शादी करने का अर्थ यही था कि अब वह थक चुकी थी जॉब करके, और उसकी कोई सरकारी जॉब नहीं थी कि उसे पेंशन मिलता। शायद इसलिए उसे इस उम्र में एक ऐसे सहारे की ज़रूरत पड़ी जो उसकी इच्छाओं को पूरा करे और उसके परिवार को भी देखे। शायद इसलिए सफ़ीना ने 40 साल की उम्र में आकर शादी की। इस उम्र में आकर मोहब्बत तो नहीं, लेकिन सहारे की ज़रूरत पड़ सकती है। सफ़ीना की मोहब्बत हमेशा एक कीमत मांगती थी। उसने अपने पति और मंगेतर को इसलिए छोड़ा था, पर अब जब 40 के उम्र में उसके हिसाब से उसकी मोहब्बत की कीमत मिल चुकी है, इसलिए उसने अब 40 के बाद आकर शादी की। आखिर सफ़ीना 40 साल तक बिना शादी के क्यों रही? क्या इसमें सफ़ीना की गलती थी, या फिर सफ़ीना के माँ बाप की, या फिर उसके मंगेतर या पति की? और शायद बहुत से लोग सफ़ीना की तरह ही सोच रखते हैं। तो आप लोग पूरी कहानी का आनंद लें। बहुत दिलचस्प रहने वाली है ये कहानी। आज सफ़ीना को पूरी दुनिया ही रंगीन लग रही थी। अरमान ने सिर्फ 15 दिनों में सफ़ीना के दिल को जीत लिया था। दोनों परिवारों के सहमति से उसका दिल अरमान के लिए 100 की स्पीड में धड़कने लगा था और उस दिन वह सब कुछ भूलकर उसे अपना जिस्म सौंप चुकी थी। उसे तो लग रहा था यही मेरी असली मोहब्बत है, लेकिन उसे क्या पता था उसके साथ क्या होने वाला है। इस कहानी में सफ़ीना की गलती 1% भी नहीं है। जो भी गलती है मुझे तो सफ़ीना के माँ बाप की नज़र आती है। मोहब्बत तो सिर्फ एक से होती है और बिना किसी लालच के और बिना किसी शिकायत के। सफ़ीना ने अरमान के साथ अपनी सारी हदें पार कर दी थी। फिर कुछ दिन के गैप में उन दोनों के बीच ऐसा दरार पड़ा। फिर सफ़ीना अरमान को एकदम से भूल गई थी और अरमान से अपना बदला लेने के चक्कर में उसके ज़िंदगी में एक और इंसान आया जो उसके दिल से और उसके जिस्म से खेलकर उसे 2 कौड़ी का करके रख दिया था। इस बार अरमान की जगह राशिद था और ये उसके बड़ी मौसी का लड़का था और ये भी सिर्फ सफ़ीना को इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन सफ़ीना सिर्फ अपने बदले की आग में राशिद को सब कुछ सौंप चुकी थी।
सफीना को लग रहा था कि वह अरमान से बदला ले लेगी, लेकिन वह ऐसे दलदल में फंसी कि वहां से निकलना बड़ा मुश्किल हो गया था। राशिद के प्यार में भी उसने अपने आप को राशिद को सौंप दिया था और राशिद ने भी मौके का फ़ायदा उठाकर अपने जिस्म की भूख सफीना से कितनी बार मिटाई थी। लेकिन सफीना को लग रहा था कि ये उसका आखिरी प्यार है, लेकिन सफीना तो पूरी तरह इस्तेमाल की जा रही थी। उसे इसका अंदाजा ही नहीं था। राशिद को उसके ज़िंदगी में लाने वाली उसके अपने माँ बाप थे। वह माँ बाप के सहारे ही उसने 2 बार इतनी बड़ी गलती कर दी थी, जिसकी भरपाई उसे पूरा जीवन करना था। आखिर क्या थी सफीना की आप बीती कहानी? चलिए इस कहानी को अब बड़ी विस्तार से सुनते हैं और अंत में ज़रूर बताना आखिर गलती किसकी थी। सफीना एक गरीब परिवार से थी। वे 4 बहनें थीं। उसके पापा एक्सपोर्ट फैक्ट्री में कटिंग मास्टर थे, पर वे बहुत ही आलसी और कामचोर आदमी थे। लेकिन वे एक पढ़े लिखे इंसान भी थे और इतना अच्छा हुनर जानते हुए भी उसके बावजूद भी वो मेहनत करने में बहुत ही पीछे रहते थे। किसी भी एक्सपोर्ट फैक्ट्री में कटिंग करते तो वहाँ ज़्यादा दिन तक ना टिक पाते थे। उनकी आलस और कामचोरी की वजह से उनका काम हमेशा छूट जाया करता था, जिसकी वजह से उनके घर में हमेशा आर्थिक समस्याएं आती रहती थी। लेकिन वे अपनी बेटियों को पढ़ा रहे थे। सफीना दूसरे नंबर की लड़की थी। सफीना बहुत ही खूबसूरत थी। सफीना की बड़ी बहन की शादी होने के बाद सफीना का नंबर था। सफीना पढ़ाई में भी बहुत तेज थी। सफीना की 3 मौसी थी, रमजानो, शाहिदा, रजिया। शाहिदा और रजिया के पास तो अच्छा खासा पैसा था। सफीना के दोनों मौसी के पास लड़के भी थे। सफीना के उम्र के ही थे। वे भी पढ़ाई कर रहे थे और खूबसूरत थे। सफीना के दूसरे नंबर की रजिया सफीना को अपने बेटे की बहू बनाना चाहती थी। रजिया के पास 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। बेटी से बेटे दोनों छोटे थे। एक का नाम अरमान था, दूसरे का नाम शोहेल था। रजिया बहुत पैसे वाली थी। सफीना के तीसरे नंबर वाली मौसी शाहिदा के पास भी 4 बेटे थे और 2 बेटियां थीं। लेकिन सफीना की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। रजिया मौसी का लड़का सफीना को पसंद करता था और सफीना भी उस लड़के को चाहती थी। इन दोनों की मुलाकात करवाई गई थी। सफीना उसके प्यार में हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। ये दोनों आपस में चोरी चोरी कई बार मिल चुके थे। सफीना की माँ और सफीना की मौसी ने सफीना का रिश्ता पक्का कर दिया था, जिसकी वजह से अरमान और सफीना एक दूसरे से मिलने लगे थे। अरमान एक बार सफीना के यहाँ गर्मियों की छुट्टी में आ गया था। सफीना तो जैसे खुशी के मारे पागल हुई थी। उसका मनपसंद लड़का अब उसके सामने था। उसको खाना बनाते देखता था, उसके हाथों से खाना खाता था। सफीना अरमान को अपना कॉलेज दिखाने के लिए ले गई थी। रास्ते में ही ये दोनों डेट मारने के लिए किसी पार्क में चले गए थे। वहां जाने के बाद इन लोगों ने पहली बार एक दूसरे से अपने दिल की बात की थी। अरमान ने सफीना से लिप किस मांगा था, जो सफीना ने शर्माते शर्माते उसे दे दिया था। वे दोनों पहली बार एक दूसरे के होठों को मुंह में लेकर चूस रहे थे और ये किस काफ़ी लंबा चलता रहा और उसी बीच ये दोनों अपने अपने प्यार का इजहार भी कर चुके थे। वैसे तो इन दोनों के बीच 1-2 बार आमना सामना हुआ था, लेकिन अपने दिल की बात न कर पाए थे। क्योंकि सभी रिश्तेदार एक साथ रहते थे, तो ये दोनों कभी अपने दिल की बात एक दूसरे से ना कर पाए थे। और आज जब इन दोनों को मौका मिला तो एक दूसरे के करीब हुए थे और अपने अपने दिल की धड़कनों को काबू करते पूरा शाम पार्क में बिताने के बाद वे घर पर लौटे थे। अरमान पूरा 15 दिन सफीना के घर में रुका हुआ था और इस 15 दिन में सफीना अरमान एक दूसरे के जिस्म को सुकून भी पहुंचा चुके थे। एक रात अरमान छत पर सो रहा था। सफीना को पहले ही बोल चुका था, आज रात छत पर मिलेंगे। सफीना जहाँ पर रहती थी उनके अगल बगल में कई प्लाट खाली थे। सफीना के और भी भाई बहन थे। मम्मी पापा सब उसी प्लाट में चारपाई लगाकर लेटे हुए थे और सफीना अरमान दोनों छत पर थे। अरमान तो रात को 8 बजे छत पर जाकर सो चुका था, लेकिन सफीना उस इंतजार में बैठी थी सबकी नींद गहरी हो जाए तो वह छत पर जाएगी। और जैसे ही रात के 2 बजे सफीना भी उठकर अब अरमान के बिस्तर में थी। अरमान भी उसे बड़ी चाहत से अपने सीने में चिपका चुका था। उसके होठों पर बरस पड़ा था। सफीना भी बेकाबू हुई थी। उसने भी अरमान के होठों को अपने होठों से चूमा था। वे आधे घंटे तक होठों पर ही लगे रहे। उसके बाद अरमान ने धीरे से उसके कमीज को ऊपर करते उसके ब्यूटी बॉल को अपने मुंह में ले चुका था। सफीना भी बिल्कुल बेकाबू हो गई थी। वह लंबी लंबी सांसें बिल्कुल धीरे धीरे ले रही थी ताकि कोई सुन न ले। उसके बाद अरमान ने उसके सलवार के डोरी को भी खोल दिया। उसके बाद अरमान उसके ऊपर होकर अपनी मोहब्बतों की बरसात करने लगा। सफीना भी बिल्कुल तैयार थी। वह भी उसका पूरा साथ दे रही थी। थोड़ी ही देर में सफीना ने एक चीख मारी। अरमान ने धीरे से उसके होठों पर हाथ रखा
बस थोड़ा सा रुको, उसके बाद बहुत मज़ा आने वाला है। सफीना भी उसका भरपूर साथ दे रही थी, लंबी लंबी सांस ले रही थी। वे दोनों सुबह तक एक दूसरे में समाये रहे। सफीना ने अपने पूरे कपड़े खराब कर लिए थे, उसको ब्लीडिंग हुई थी। अरमान ने कहा, पहली बार ऐसा ही होता है। अरमान ने कहा, समझो आज हमारी सुहाग रात थी, आज हम दोनों ने बहुत ही इंजॉय किया है। ये तुम्हारी यादगार रात होगी ताकि तुम मुझे कभी ना भूल पाओ। सफीना को तो पक्का भरोसा था कि मेरी और अरमान की शादी हो जाएगी, तो हम चाहे सुहाग रात बाद में मनाएं या अभी, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। पति तो मेरा अरमान ही होगा, ये उन दोनों की सोच थी। लेकिन सफीना की किस्मत तो बहुत ख़राब थी। उसे नहीं मालूम था आगे उसके साथ क्या होने वाला है। ये उसकी पहली मोहब्बत थी। वह अपनी मोहब्बत में अब हद से ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी। अरमान ने सफीना के साथ 3-4 बार ऐसा किया था और ये दोनों की ही रजामंदी थी। अरमान तो 15 दिन के बाद अपने शहर लौट चुका था। अरमान हैदराबाद में रहता था, सफीना लखनऊ शहर में रहती थी। वह तो अब जा चुका था, लेकिन इन दोनों की आपस में एसटीडी कॉल हो जाती थी। ये एक दूसरे से फ़ोन पर बात कर लिया करते थे, लेकिन ये कभी कभार ही हो पाता था। ये 1995 की बातें हैं, जब इतना फ़ोन का प्रचलन नहीं था। दूसरे शहर में लोग एसटीडी कॉल से ही बात किया करते थे। वह भी काफ़ी महंगा पड़ता था, जो सफीना तो कभी नहीं कर पाती थी। लेकिन रजिया मौसी जब फ़ोन करती तो उसकी बात अरमान से हो जाती थी। इतना दूर रहने के बाद भी ये एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। इनकी आपस में सगाई हो चुकी थी। सफीना की मौसी ने शादी को 5 साल के लिए टाल दिया था। इधर सफीना के माँ बाप के पास भी अभी पैसे नहीं थे कि वे लोग सफीना की शादी करते। इसी तरह करते करते 4 साल बीत चुके थे। सफीना की होने वाली एक ही नंद नगमा थी और उसकी सगाई भी हो चुकी थी। सफीना के माँ बाप चाहते थे उसकी नंद के साथ अरमान और सफीना की भी शादी कर दी जाए, लेकिन अरमान के माँ बाप का कहना था कि वे अभी अपने बेटे की शादी नहीं कर सकती, क्योंकि नगमा उनकी इकलौती बेटी है, तो वह उसकी शादी बड़ी धूमधाम से करना चाहती हैं। वह अभी अपनी बेटी की शादी करने की हक में नहीं थी। उनका कहना था कि वह पहले अपनी बेटी की शादी करेंगी, उसके बाद बेटे के बारे में सोचेंगी। इसी वजह से अब दोनों बहनों में मनमुटाव हो गया था और अब तो अरमान से बिल्कुल भी बात नहीं हो पाती थी, क्योंकि सफीना की मौसी अब कभी फ़ोन नहीं करती थी और ना ही अरमान से उसकी बात हो पाती थी। इधर सफीना तो दिल ही दिल में अरमान की चाहत को सजाए बैठी थी। इधर सफीना के शाहिदा मौसी के बड़े लड़के से राशिद, सफीना की होने वाली नंद की सगाई हुई थी। सफीना की एक ही नंद थी। सफीना का होने वाला पति 2 भाई थे। छोटी फैमिली थी, लेकिन सफीना का कहना था अरमान यहाँ लखनऊ में आकर सफीना के माँ बाप के साथ रहे, क्योंकि सफीना सिर्फ 4 बहनें थी, उसका कोई भाई नहीं था। बड़ी बहन की भी शादी हो चुकी थी, तो सफीना के ऊपर उसके घर की पूरी जिम्मेदारी थी। ये सफीना का पर्सनल कहना था कि अरमान शादी के बाद यहाँ पर आकर रहे, ताकि सफीना अपने माँ बाप का ख्याल भी रख सके। लेकिन अरमान ऐसा नहीं सोचता था। उसे तो हैदराबाद ही अच्छा लगता था, वह यहाँ लखनऊ नहीं आना चाहता था। अब इस बात को लेकर उनके सबके अंदर दूरियां पैदा हो रही थी। ये बात धीरे धीरे बिल्कुल बदलती चली गई थी। सफीना इधर ग्रेजुएशन कर रही थी। वह इतनी कमज़ोर लड़की नहीं थी, वह बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। वह अपने प्यार और मोहब्बत के चक्कर में कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। उसका कहना था कि आज अगर मैं झुक गई तो अरमान हमेशा मुझे झुकाएगा। इसी वजह से अब उन दोनों के अंदर बहुत दूरियां आ गई थी और वे एक दूसरे को भूलने लगे थे। इसमें वह कामयाब हो चुके थे। सफीना अब 3rd ईयर में आ चुकी थी। उसका अब लास्ट साल चल रहा था। उस बीच सफीना के होने वाले नंद का मंगेतर राशिद उनके घर आया। वह भी उसके मौसी का ही लड़का था। शाहिदा मौसी का सबसे बड़ा वाला लड़का था। राशिद 4 भाई थे। इसने अपनी नौकरी के लिए फार्म भरा हुआ था और उसी का पेपर देने के लिए वह लखनऊ आया था। ये बिहार के गया जिला में रहा करते थे। अभी उसके लखनऊ में ही सारे पेपर और इंटरव्यू होने थे, जिसकी वजह से वह तैयारी कर रहा था। सफीना भी अपने 3rd ईयर के एग्ज़ाम में लगी हुई थी। अरमान का पूरा परिवार थोड़ा घमंडी था और ये बात सभी जानते थे। राशिद अपने नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था। लखनऊ में सफीना से उसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसके पेपर में उसने बहुत हेल्प की थी और उसको पढ़ा रहा था। उसी बीच सफीना की नानी भी उनके घर आई हुई थी। सफीना की नानी ने जब देखा राशिद और सफीना के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती है और ये पढ़ने में भी बहुत तेज़ हैं, और सफीना की नानी सफीना की माँ को बहुत चाहती थी, क्योंकि सफीना की माँ थोड़ा परेशान रहा करती थी, क्योंकि उनके पति भी कामचोर थे और घर में हमेशा आर्थिक समस्याएं रहती थी।
ऊपर से अल्लाह ने 4 बेटियां और दे दी थी, जिसकी वजह से सफ़ीना की नानी उसकी माँ को बहुत चाहती थी। जब उन्होंने सफ़ीना और राशिद को देखा तो कहा कि इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी। तू कह तो मैं शाहिदा से बात करती हूँ, उसके 4 बेटे हैं, एक बेटा यहाँ तेरे पास आकर रहेगा तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और तेरी मदद भी हो जाएगी। और रजिया के तो 2 ही बेटे हैं, तो वह कभी नहीं चाहेगी कि मेरा बेटा कहीं दूर जाए। और रही बात उसकी लड़की की, तो उसका तो कहीं भी रिश्ता हो सकता है। पैसे वाले लोग हैं और एक इकलौती लड़की है, वे अपने टक्कर में ही शादी करेंगे। शाहिदा, तुम दोनों बहन आपस में मिल जाओ, तुम दोनों की जोड़ी जमेगी, तुम्हारे पास बच्चे भी ज़्यादा हैं, एक दूसरे के दुख को अच्छी तरह समझोगे। ये बात राशिद के कान में उसकी नानी ने डाली थी। राशिद को तो अपनी मंगेतर भी बहुत पसंद थी, वह इसलिए उसकी मंगेतर इकलौती थी। राशिद के परिवार वाले थोड़े लालची टाइप थे। जब राशिद के नानी ने ये बात कही तो राशिद ने उनकी बात को स्वीकार कर लिया। कहा कि मैं नगमा को छोड़कर सफ़ीना से शादी कर सकता हूँ, इसमें तो कोई बुराई नहीं है, ये तो बहुत अच्छी लड़की है। बल्कि नगमा तो एक घमंडी लड़की है, वह कभी मुझसे बात नहीं करती। सफ़ीना तो बहुत ही प्यारी लड़की है, अगर सफ़ीना किसी के ज़िंदगी में आ जाए तो उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। सफ़ीना ने भी राशिद की बात सुन ली थी। जो कमी उसमें अरमान के घर वालों में निकाली थी, वह इस बात से सहमत थी। सफ़ीना का भी कहना यही था कि वे लोग बहुत घमंडी हैं, वे अपने आप में किसी और को नहीं लगाते। अगर हम फ़ोन करेंगे तो बात कर लेते हैं और कभी अपने आप फ़ोन लगाकर हालचाल नहीं पूछते। जबकि अरमान तो मुझसे मोहब्बत का दावा करता था, लेकिन वह तो एक नंबर का झूठा निकला। उसने माँ से साफ शब्दों में कहा कि वह यहाँ लखनऊ नहीं आ सकता और शादी के बाद मुझे कभी कभार लखनऊ आने देगा, पर यह मुझे स्वीकार नहीं है। मैं अपने माँ बाप के पास रहकर उनकी देखभाल करना चाहती हूँ, आखिर मेरी जिम्मेदारी है मेरे माँ बाप की, तो मैं अपने माँ बाप को कैसे छोड़ दूँ। राशिद उसकी बातों से सहमत था। अब राशिद का आना जाना उनके घर में बराबर हुआ करता था और ये दोनों अपने अपने दुख सुनाया करते थे, क्योंकि राशिद की मंगेतर भी उससे ज़्यादा बात नहीं करती थी। जब राशिद उससे फ़ोन पर बात करता तभी वह उससे बात कर पाती थी, बाकी वह कभी अपने आप से फ़ोन मिलाकर उससे हालचाल नहीं पूछती थी। राशिद और सफ़ीना का दुख बिल्कुल सेम था। सफ़ीना इसी वजह से अब राशिद के करीब आ रही थी। यहाँ रहते काफ़ी दिन हो गए थे। लखनऊ में ही राशिद जॉब कर रहा था। वह सफ़ीना के घर हमेशा आया जाया करता था। सफ़ीना को बाहर जाना होता तो वह जब भी फ़ोन करती तो वह उसके बुलाने पर आ जाता। अब राशिद और सफ़ीना की माँ भी इस बारे में बात करने लगी थी कि अगर सफ़ीना और राशिद की शादी हो जाती है तो राशिद यहाँ पर रह सकता है, मुझे कोई परेशानी न होगी। ये बात सफ़ीना की माँ को अच्छा लगा था। अब ये दोनों आपस में तय कर चुके थे कि राशिद और सफ़ीना की शादी कर दी जाए। इधर राशिद और सफ़ीना को इस बारे में अच्छे से मालूम हो चुका था। हम दोनों की सोच सेम है और राशिद मेरा हर कहना मान सकता है, लेकिन सफ़ीना को ये नहीं पता था कि ये सिर्फ एक धोखा और छलावा है। सफ़ीना भी राशिद को अब धीरे धीरे पसंद करने लगी थी। राशिद भी उसे अपनी चाहत के बारे में बता चुका था। जो सफ़ीना को पसंद है वही उसको पसंद है। अगर हम दोनों शादी कर लेंगे तो हमारी खूब जमेगी। एक दिन सफ़ीना एक नॉवल पढ़ रही थी जो बहुत ही रोमांटिक थी और राशिद अभी अभी आकर बैठा था, लेकिन सफ़ीना को नहीं पता था कि राशिद उसके पीछे बैठा हुआ है। वह अपनी नॉवल पढ़ने में मगन थी। राशिद उसे देखने में बिजी था। अचानक ही नज़र भटक कर राशिद पर पड़ी तो वह हड़बड़ाकर उठ बैठी और कहने लगी, राशिद तुम कब आए? उसने कहा, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, क्योंकि जो कहानी तुम पढ़ रही हो मैं पढ़ चुका हूँ और ये बहुत ही रोमांटिक स्टोरी है। क्या तुम्हें ये वाली कहानी पसंद आई? वह मुस्कुराने लगी और कहने लगी, वाकई ये बहुत ही रोमांटिक है। राशिद कहने लगा, जब इस कहानी की लड़की आपे से बाहर हो जाती है तो सामने वाले का छक्का छुड़ा देती है। राशिद की बात पर सफ़ीना बहुत ज़्यादा शर्माई थी। उसके गाल बिल्कुल लाल पड़ गए थे। राशिद ने कहा, सफ़ीना क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? सफ़ीना ने कहा, तुम तो बहुत ही हैंडसम हो, तुम्हें तो कोई लड़की मना कर ही नहीं सकती। तो राशिद कहने लगा, इसका मतलब कि तुम मुझे पसंद करती हो? सफ़ीना ने हाँ में सिर हिला दिया। वह मुस्कुराने लगी। राशिद ने कहा कि परसों तुम्हारा फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म है और मेरे इंटरव्यू भी ख़त्म हो चुके हैं, तो क्यों ना हम एक मूवी देख लें अपने अपने पेपर ख़त्म होने की खुशी में। देखो, मेरे दोस्त ने मेरे लिए टिकट खरीदा है, उसको इमरजेंसी में गांव जाना पड़ा। वह अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर फिल्म देखने वाला था, तो क्यों ना उसकी टिकट पर मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। क्या तुमने कभी हॉल में फ़िल्म देखा है? सफ़ीना ने कहा, नहीं, मैंने कभी हॉल में फ़िल्म नहीं देखा।
मेरे पास इतने पैसे नहीं होते कि मैं फ़िल्म देखूं। जब मैं जॉब करने लगूंगी तो शायद ज़रूर देखूंगी। राशिद ने कहा, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। और हाँ, घर में किसी को ना बताना, हम बहाने से फ़िल्म देखने चलेंगे। सफ़ीना भी मान गई थी। उसे भी मूवी देखने का बहुत शौक था और सिनेमा हॉल में तो वह कभी गई ही नहीं थी और राशिद के साथ तो उसे और भी मज़ा आने वाला था। टिकट रात की थी। सफ़ीना ने अपनी माँ से बहाना बनाया कि उसे अपनी सहेली की शादी में जाना है और उसकी सहेली ने उसको मेहंदी लगाने के लिए आमंत्रित किया है। सफ़ीना बहुत ही अच्छा मेहंदी लगाया करती थी, तो उसकी माँ ने कहा, ठीक है चली जाओ, शादी में मेहंदी लगाने जा रही हो तो फ्री में मत लगाना, शगुन के नाम पर पैसे ज़रूर ले लेना। सफ़ीना ने कहा, उसने खुद ही कहा है कि मैं अपने शादी में मेहंदी लगवाऊंगी तो तुम्हें अपनी माँ से पैसे दिलवा दूंगी, लेकिन तुम्हें ज़रूर आना होगा और एक रात यहीं पर रुकना पड़ेगा। उसकी माँ भी मान गई थी और उसे आसानी से भेज दिया था। इधर राशिद भी बिल्कुल तैयार बैठा था। वे दोनों रात की मूवी देखने वाले थे, लेकिन सफ़ीना को ये नहीं पता था कौन सी मूवी है। राशिद ने बहुत ही रोमांटिक फिल्म उसे दिखाई थी जो कि उसको बहुत पसंद आई थी और सबसे कॉर्नर वाली सीट पर बैठे हुए थे और एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर फिल्म का आनंद ले रहे थे। रोमांटिक सीन पर उन दोनों के दिल में आग सी लग रही थी। अचानक ही राशिद उसके गाल पर हाथ फेरने लगा, जो कि सफ़ीना को बुरा नहीं लगा। वह भी उसके हाथों को सहला रही थी। धीरे धीरे वह उसके होठों को छूने लगा। सफ़ीना भी मुस्कुरा रही थी। धीरे से उसके गर्दन को अपनी बाहों में लेकर रोमांटिक सीन पर उसे पकड़कर चूमने लगा। सफ़ीना का दिल भी बहुत तेज धड़क रहा था। वह चाह कर भी उसको दूर नहीं कर सकी थी। उसे अपने होठों से हटाया भी नहीं। वह काफ़ी देर तक उसके होठों को अपने होठों से मसलता रहा। उसके बाद वह उससे दूर हुआ था। फिर बार बार पूरे रोमांटिक सीन पर वह उसके साथ इसी तरह का सीन करता रहा। रास्ते में आते समय वह एक दूसरे को काफ़ी चिपक कर बैठे थे। राशिद ने कहा कि रात को तुम मेरे फ्लैट में चलो और सुबह तुम अपने घर चली जाना, किसी को कुछ खबर भी नहीं होगी। सफ़ीना भी मान गई थी और राशिद के फ्लैट में चली गई थी। वहाँ पर राशिद का दोस्त भी रहता था। उस रात वह अपने बेड पर सफ़ीना को छोड़कर अपने दोस्त के साथ बालकनी में सोया था। सुबह सफ़ीना घर पहुँच चुकी थी। 2 दिन के बाद बकरा ईद था। सफ़ीना की माँ ने राशिद को कहा था कि तुम 2 दिन पहले ही आ जाना, ईद यहीं पर साथ में मनाएंगे। राशिद भी ईद से 2 दिन पहले सफ़ीना के घर पहुंच चुका था। इस बार सबसे छुपाकर सफ़ीना के लिए सूट लेकर आया था, जो कि सफ़ीना को बहुत पसंद आया था। सफ़ीना की माँ ने पूछा तो उसने अपने सहेली का नाम ले दिया और कहा कि उसने मुझे शादी में गिफ्ट किया है। इस तरह से राशिद के लाए हुए सूट को उसने ईद में पहना था। राशिद को बहुत पसंद आया था। ईद वाले दिन सफ़ीना की माँ को उसके कज़न भाई ने बुला लिया था। सफ़ीना के मम्मी पापा और उसकी बहनें सफ़ीना के मम्मी पापा के साथ ही चले गए थे और वे देर रात तक लौटने वाले थे। सफ़ीना की माँ ने राशिद से कहा था कि तुम यहीं पर रुकना, ईद के 2 दिन बाद जाना। राशिद को अब पूरा मौका मिल चुका था। इधर सफ़ीना भी घर में बिल्कुल अकेली थी। राशिद ने कहा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, आज मेरे सर की मसाज कर दो। सफ़ीना ने कहा कि ठीक है, मैं कर देती हूँ। रास्ते में सफ़ीना के माँ बाप दोनों आपस में बात कर रहे थे। उन दोनों को अकेला छोड़ना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वे एक दूसरे को समझेंगे और एक दूसरे से मोहब्बत करने लग जाएंगे तो कोई इस शादी को काट नहीं सकेगा। यानी कि जानबूझकर सफ़ीना की माँ उन दोनों को अकेला छोड़कर चली गई थी। उसकी माँ भी यही चाहती थी कि इन दोनों की शादी हो जाए और उस घमंडी इंसान को सबक सिखाया जाए। वह अपनी दूसरी बहन रजिया को सबक सिखाना चाहती थी, क्योंकि उसी के लड़के से राशिद की मंगनी हुई थी और सफ़ीना की माँ यही चाहती थी कि ये मंगनी टूट जाए और मेरी सफ़ीना से उसकी शादी हो जाए। तभी उसे पता चलेगा दिल टूटना किसको कहते हैं। जब खुद की बेटी का रिश्ता ख़त्म होगा, जब उन्हें पता चलेगा कि दूसरों का दर्द कैसा होता है। सफ़ीना राशिद के कहने पर उसके सर की मसाज करने लगी। राशिद भी धीरे धीरे फिर से उसके होठों को चूमता रहा। वह उसके सर की मसाज कर रही थी। अचानक से राशिद कहने लगा, मेरे सीने में भी बहुत दर्द हो रहा है। सफ़ीना मुस्कुराई थी। कहने लगी, सीने में क्या हुआ? वो कहने लगा, सफ़ीना तुम यहाँ धड़क रही हो, तुम्हारे हाथ कितने मुलायम हैं। मेरा सर दर्द तो 2 मिनटों में गायब हो गया। लाओ अब मैं तुम्हारे सर की मसाज कर देता हूँ। सफ़ीना के बाल बहुत लंबे थे और बिल्कुल सिल्के थे। राशिद ने उसके जूड़े को खोला तो सारे बाल बिखर गए और उसके बालों से इतनी प्यारी खुशबू उठ रही थी। वह उसके बालों को चूमने लगा, उसमें हल्की हल्की मसाज करने लगा, जो कि सफ़ीना को बहुत ही आनंद आ रहा था।
बार बार झुककर उसके गालों पर भी किस करता। वह एकदम उसके गर्दन पर आया था, अपने होठों में ले गया। सफीना ने भी उसे नहीं हटाया। वे दोनों बिल्कुल बेकाबू हुए थे, उसके होठों पर से उसके गर्दन पर और फिर गर्दन से उसके बैली बटन पर पहुंच चुका था। सफीना ने भी उसके होठों को अपने होठों से चूमा था। सफीना बहुत जोर जोर से सिसकियां ले रही थी। राशिद भी उसके कमीज को उतार कर अपने कुर्ते को उतार गया और उसके ऊपर होता उसे अपने नीचे कर लिया था और उस पर पूरा काबू पाया था। वह भी अपने आप को राशिद के हवाले कर चुकी थी। बड़ी तेज तेज आहें भर रही थी। वह भी उसको खूब सुकून पहुंचा रहा था और वह भी खूब मगन थी। इसी तरह उनको अब 2 से 3 घंटे हो गए थे। वह इसी तरह एक दूसरे के जिस्म में खोए हुए थे। वे दोनों एक साथ बाथरूम में नहाने चले गए और बाथरूम के अंदर भी उन दोनों ने खूब रोमांस किया था। सुकून पाकर वह एक दूसरे को देख रहे थे। सफीना ने कहा, राशिद, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? उसने कहा, पसंद नहीं, तुम एक नशा हो। इस नशे की मुझे आदत हो गई है। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सफीना उसकी बातों को सुनकर बहुत खुश हुई थी। उसे लग रहा था शायद राशिद को उससे मोहब्बत हो गई है, लेकिन उसे नहीं मालूम था राशिद तो सिर्फ उसे इस्तेमाल कर रहा था। इस बार भी वह अब राशिद के झूठे इश्क में फंस गई थी और अपने माँ बाप के कहने में वह उसे अपना मान बैठी थी। सफीना के माँ का कहना था कि तू किसी भी तरह से राशिद को अपना बना ले ताकि हम सब का बदला पूरा हो सके। जब अरमान ने तेरे दिल से खेला है तो इसी तरह तू भी उनके दिल से खेल ले ताकि उनको भी तो पता चले कि उन लोगों ने किससे पंगा ले लिया है। सफीना को अपने पिछले महबूब की बातें याद आ गई और उसके साथ बिताए रातें याद आ गई तो तड़प उठी थी। उसने अपने मन में ही वादा कर लिया था कि अब जो भी हो वह राशिद को अपना बनाकर रहेगी। अब राशिद के साथ बिना डरे उसकी सारी इच्छाओं को पूरा कर रही थी और राशिद तो अपना टाइम पास कर रहा था क्योंकि वह किसी कीमत पर भी सफीना से शादी नहीं कर सकता था, क्योंकि वह थोड़ी लालची टाइप के इंसान थे। राशिद की माँ भी सफीना को मोहरा बना रही थी, पर सफीना के माँ को इस बात की बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह सिर्फ एक मोहरा थी। सफीना की माँ तो समझ रही थी राशिद उससे सच में प्यार करता है, लेकिन वह तो सिर्फ अरमान की बहन को काबू में करना चाहते थे। अरमान की माँ ने अपनी बेटी की शादी राशिद से लगाई हुई थी। वह किसी भी कीमत पर राशिद को किसी को नहीं होने दे सकती थी और उसने ऐसा ही किया। जब उसने देखा कि राशिद आजकल सफीना के साथ घूमता फिरता है और उसे पसंद करने लगा है, तो उसने तुरंत दहेज की रकम बढ़ा दी थी और अपनी इकलौती बेटी की शादी राशिद से फिक्स कर दी और तारीख भी रख दी गई थी। लेकिन इधर ना तो सफीना को पता था और ना ही उसकी माँ को पता था। उन दोनों बहनों ने सफीना के माँ को और सफीना को भनक तक ना लगने दी और चुपके से ये शादी हो गई थी। जब शादी के दिन किसी रिश्तेदार ने फ़ोन किया तब पता चला कि आज तो राशिद की शादी अरमान की बहन से होने वाली है। कुछ ही घंटे में बारात निकलने वाली है। तो इन दोनों माँ बेटी और उसके पापा जैसे पागल हो गए थे, क्योंकि राशिद के परिवार और राशिद हैदराबाद में ही जा चुके थे और ये शादी हैदराबाद में ही होनी थी। अब सफीना और उसके माँ बाप तो इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकते थे। अब वो अपने सर पर हाथ रखकर शोक मना रहे थे जैसे घर में कोई मौत हो गई हो। घर में बैठे सारे मातम मना रहे थे। इधर राशिद बारात सजाकर अरमान के बहन को दुल्हन बनाने वाला था। इस बार फिर से सफीना का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया था। वह कठपुतली बन चुकी थी। वह तो समझ रही थी कि वह उससे बदला लेगी, लेकिन वह आज खुद ही इस आग में जलकर राख हो गई थी। सफीना को अब मर्द जात से नफरत होने लगी थी। इधर राशिद अपनी पत्नी नगमा के साथ बहुत खुश था और उसकी अब सरकारी जॉब लग गई थी। राशिद की पत्नी ने उससे पूछा कि तुम सफीना के साथ कुछ ज़्यादा ही फ्री हो गए थे। जब तुम्हें पता था कि मेरे साथ तुम्हारी शादी लगी है, फिर तुम सफीना के साथ क्यों घूम रहे थे? राशिद ने कहा, बस यूं ही, वह लड़की दिल की बुरी नहीं है। उसने मुझसे शादी के लिए कहा था। नगमा ने कहा कि तुम्हें पता था उसकी मंगनी मेरे भाई से हुई है, तब भी तुम उसके साथ बहुत फ्री हो रहे थे। क्या तुम्हें वो पसंद आ गई थी? उसने कहा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मुझे तो शुरू से तुम पसंद थी, तो मैं क्यों सफीना से शादी करता? उसने अपनी पत्नी को मिनटों में ही बेवकूफ़ बना दिया था। उसने कहा कि सफीना ही मुझसे बहुत ज़्यादा चिपकती थी, जबकि उसको पता था कि मेरी सगाई तुमसे हो रखी है। तब वो मुझे चाहने लगी थी। उसने यहाँ तक कह दिया था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं अपनी नगमा को नहीं छोड़ सकता था। अब देखो, आज तुम मेरे साथ हो। अब इससे ज़्यादा तुम्हें क्या सबूत दूँ? इधर सफीना अपने गम से बाहर निकल नहीं पा रही थी। उसको रह रहकर राशिद की बहुत याद सताती थी। 2 साल के बाद अरमान की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई।
वह लखनऊ इलाज के लिए आई थी। वह सफ़ीना के घर में ही रुकी हुई थी। अब सफ़ीना की माँ को वो मना चुकी थी। उसका कहना था कि अब मैं अपने बेटे अरमान की शादी करना चाहती हूँ। सफ़ीना की माँ तो पहले ही घायल थी। उसने कहा कि ठीक है, पहले मेरी बेटी मेरे पास रहेगी, और ये बात तो मैंने पहले ही तुम्हारे कान में डाली थी शाहिदा, और तुमने मेरे गरीब होने का फ़ायदा उठाया है। एक बार कहते हो शादी करेंगे, दूसरी बार भूल जाते हो। हम इतने भी गए गुजरे नहीं हैं रजिया। रजिया ने कहा कि ठीक है, वैसे भी मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। अब इन दोनों बच्चों की शादी हो जानी चाहिए। उसके बाद इन दोनों बच्चों की मर्जी है, अगर वो तुम्हारे घर रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। सफ़ीना की माँ मान गई थी और फिर उसने सफ़ीना को भी मनाने की कोशिश की। इस बार सफ़ीना बहुत गुस्से में थी। कहने लगी, माँ, तुम लोगों ने क्या तमाशा लगा रखा है? कभी कहती हो राशिद से शादी कर लो और कभी कहती हो अरमान से शादी कर लो। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, मेरी खुद की अपनी कोई राय होगी। माँ, तुम लोगों ने मुझे इतना नीचा गिरा दिया है कि पूछो ही मत। मैं अब अपने आप से नज़रें नहीं मिला पा रही। पहले मेरे दिल के साथ अरमान ने खेला, फिर उसके बाद राशिद ने खेला। अब मैं कोई खिलौना नहीं हूँ। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मैं अभी शादी करने के मूड में नहीं हूँ, और जब मुझे करनी होगी तो मैं बता दूंगी। मैं अरमान के बारे में अच्छी तरह से जानती हूँ। उसका कहना है कि वो यहाँ लखनऊ में हम लोगों के साथ नहीं रहेगा, वह हैदराबाद में ही रहेगा। आप क्यों परेशान होती हो? मौसी ने कहा, और तुम झट से मान गई। सफ़ीना की माँ ने उसे बहुत प्यार से समझाया। कहा कि कोई बात नहीं बेटा, हम गरीब लोग हैं, हमें ज़्यादा सपने देखने की ज़रूरत नहीं। अगर इस वक्त अरमान तैयार है तो कर लो शादी। अरमान की माँ भी चाहती है कि ये शादी हो जाए। शादी के बाद देखी जाएगी अरमान तुम्हारे साथ रहता है कि वह हैदराबाद में ही रहेगा। उसको किसी भी तरह यहाँ लखनऊ में ही रहना होगा। सफ़ीना इस बार फिर से मजबूर हो गई थी। उसको सभी घर वाले दबा रहे थे कि तुम शादी कर लो, क्योंकि अरमान की माँ को डॉक्टर ने जवाब दिया है कि वह कुल 3 महीने ही जिंदा रहेगी। सफ़ीना की माँ उसे चढ़ाने लगी, अब उसकी माँ भी नहीं रहेगी। तुम अरमान को जैसे चाहे वैसे अपने प्यार में मोड़ सकती हो। तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए और ये शादी कर लेनी चाहिए। सभी रिश्तेदार उसे मजबूर करने लगे तो सफ़ीना ने अरमान से शादी के लिए हामी भर ली। लेकिन एक वही थी जो इस शादी के बिल्कुल खिलाफ थी। वह थी सफ़ीना की नंद। सफ़ीना की नंद सफ़ीना से बहुत चिढ़ती थी, क्योंकि उसने सफ़ीना के बारे में, अपने पति के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, जिसकी वजह से नगमा उससे बहुत चिढ़ती थी और वह ये नहीं चाहती थी कि उसके भाई से सफ़ीना की शादी हो। अरमान तो पहले ही घमंडी आदमी था, उसको सफ़ीना से शादी करने में कोई आपत्ति नहीं थी। अब बहुत ही जल्दीबाजी में अरमान और सफ़ीना की शादी हुई थी। उनकी शादी में ज़्यादा तामझाम नहीं किया गया था, क्योंकि अरमान की माँ की तबीयत खराब थी। बस सिंपल से 15 आदमी की बारात थी और फिर निकाह हो गया था। 15 आदमी भी परिवार में से ही थे। अरमान अपनी पत्नी सफ़ीना को लेकर हैदराबाद चला गया था। ये दोनों 3 महीने एक साथ रहे। इन दोनों की अब आपस में तू तू मैं होने लगी थी। अरमान का कहना था कि तुमने मुझे बहुत जल्दी भुला दिया था और राशिद के साथ तुम बहुत रंगरलियां मना रही थी। इधर सफ़ीना का कहना था कि मैं नहीं बोली थी, तुम ही मुझसे बात नहीं करते थे, और मैंने भी सुना था कि तुम भी किसी लड़की के साथ हो। जैसे तुम मेरे बारे में खबर रख रहे थे और ना मुझसे बात करते थे, ऐसे ही मुझे तुम्हारे बारे में पता चली है कि तुम्हारा भी किसी लड़की के साथ अफेयर है। तभी तुम मेरे साथ लखनऊ नहीं जाना चाहते हो। अरमान का कहना था कि उसके पिता की यहाँ हैदराबाद में जॉब है और वे अपनी जॉब नहीं छोड़ सकते। तुम्हें मेरे पिता का भी ख्याल रखना होगा। सफ़ीना का कहना था कि शादी तुम्हारे साथ हुई है, मैं तुम्हारा ख्याल रख सकती हूँ, तुम्हारे पिता का नहीं। तुम उनके बेटे हो, तुम उनका ख्याल रखोगे। इसी बात पर रोज़ इन दोनों की लड़ाई होने लगी थी। सफ़ीना को पड़ोसियों से पता चला था कि अरमान का किसी लड़की से अफेयर चल रहा है और बहुत ही तगड़ा वाला है, लेकिन वे लड़की अरमान से शादी नहीं करना चाहती। लेकिन अरमान उस लड़की का पीछा नहीं छोड़ रहा। सफ़ीना उसकी पूरी जानकारी लेना चाहती थी और आखिरकार उसने सब कुछ जान लिया था कि अरमान का अफेयर किसी रागनी नाम की लड़की के साथ है। उसी बीच अरमान के माँ का भी इंतकाल हो गया था। अब इन दोनों की लड़ाई ने भयंकर रूप ले लिया था। अरमान भी वह सब कुछ जान चुका था। सफ़ीना का राशिद के साथ अफेयर था। सफ़ीना, तुमने राशिद के साथ जो किया वह सब कुछ मुझे मालूम है। तुम खुद एक कैरेक्टर लेस लड़की हो और मुझे बदनाम कर रही हो। रागनी मेरी दोस्त है और कुछ नहीं। अब इन दोनों की हाथापाई होने लगी थी। सफ़ीना अब इस रिश्ते को ज़्यादा ढूंढना नहीं चाहती थी। वह हैदराबाद से अपने घर आ गई थी।
और इन दोनों के बीच में दूरियां पैदा करने वाली उसकी नंद नगमा थी। नगमा ने कसम खाई थी कि वह सफीना का घर कभी बसने नहीं देगी। सफीना ने मेरे पति को मुझसे छीनना चाहा था, ये एक डाइन है। और नगमा अरमान और सफीना को अलग करने में कामयाब हो गई थी। सफीना अब लखनऊ आ गई थी। उसने अपने लिए जॉब ढूंढ लिया था। अब वो अरमान को भूलने लगी थी। अरमान को तो वह पहले ही भूल चुकी थी, लेकिन सबके दबाव में आकर उसने अरमान से शादी कर ली थी। ये शादी सिर्फ 6 महीने चली थी। उसके बाद ये दोनों अलग अलग हो गए थे। अरमान कभी सफीना को फ़ोन करके नहीं पूछता था तुम कैसी हो। इधर सफीना भी उसको पूरी तरह भुला चुकी थी। वह अपने दुनिया में मगन हो गई थी। वह जॉब करने लगी थी। इधर सफीना की माँ बहुत चिंता कर रही थी। वह अरमान को यहाँ लखनऊ में बुलाना चाहती थी, लेकिन उसकी बहन नगमा ये कभी होने नहीं दे सकती थी। वह अपने भाइयों पर कड़ी निगरानी रख रही थी। नगमा का कहना था कि अरमान सफीना को डिवोर्स दे दे, और नगमा के चढ़ाने पर ही उसने ऐसा ही किया था। उसने कोरियर से सफीना को तलाकनामा भेज दिया था। सफीना भी बिल्कुल गुस्से में भरी पड़ी थी। उसने भी उससे कोरियर से ही तलाकनामा स्वीकार कर उसे डिवोर्स की मांग की थी। उसके बाद 5 साल के बाद उनका असल में कोर्ट से डिवोर्स हो गया था। अरमान कभी भी यहाँ लखनऊ में आकर नहीं रह सकता था, और सफीना कभी भी हैदराबाद जाकर नहीं रह सकती थी। इसी जिद में आकर ये दोनों अलग हो गए थे। सफीना को अब शादी पर से बिल्कुल विश्वास उठ चुका था। अब वह शादी करना ही नहीं चाहती थी। सफीना अपना जॉब करने लगी। वह स्कूल में बच्चे को पढ़ाया करती थी। उसने कमाकर अपनी 2 बहनों की शादी की थी। एक बहन की तो उसने अपने दोस्त से ही शादी की थी। जब सफीना की माँ उसके पीछे फिर से पड़ी हुई थी कि तू दोबारा से शादी कर ले, लेकिन सफीना को अब शादी ही नहीं करनी थी। उसे सिंगल रहना ही पसंद था। वह किसी के दबाव में आना नहीं चाहती थी। सफीना की ज़िंदगी इसी तरह बीत रही थी। अब आप लोग बताइए, इसमें सबसे ज़्यादा गलती किसकी थी? सफीना के माँ बाप की, या फिर सफीना की, या फिर उसके नंद की, या फिर राशिद की, या फिर उसके तलाकशुदा पति की? आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करती रहूँगी। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो आगे की और आने वाली सारी दिलचस्प रोमांटिक कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।